हेलो स्टूडेंट, देखो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक की बात हो गई थी हमारा ये वाला कि 6/13 को 7-7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये पिछली क्लास में यहाँ तक की बात हो गई थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। बताया कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको सोल्व करेंगे ना, ये जो है किस टाइप का दिखा हुआ है। तो ये चीज़ें एक बार मैं बता देता हूँ। ये गुणधर्म पुरानी किताब में नहीं थे, मैं बता देता हूँ एक बार। देखो क्या क्या गुणधर्म होते हैं। एक गुणधर्म तो होता है क्रम विनिमयता। एक होता है साहचर्यता। ये दो गुणधर्म इसमें काम आ रहे हैं आपकी इस प्रश्नावली 1.1 के अंदर। क्रम विनिमयता में क्या होता है कि आप क्रम चेंज कर दो। ए का गुणा बी से करो, वो बराबर रहेगा बी का गुणा ए से करते हैं उसके, है ना। और ए में बी जोड़ दो और बी में ए जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये गुण जो है ये होता है क्रम विनिमयता। और क्रम विनिमयता प्लस और गुणा इन दोनों क्रियाओं में लागू होता है। मैंने भी बताया था कि माइनस वाले में लागू नहीं होता है। 3 में से 2 माइनस करो तो प्लस का 1 आता है, और 2 में से 3 माइनस करो तो माइनस का 1 आता है। तो अलग अलग हो गया ना, बराबर नहीं हुआ, इस वजह से तो माइनस में लागू नहीं होता है। सिर्फ किस में लागू होता है, एक तो प्लस में और एक गुणा में। ये क्रम विनिमयता यहाँ तक की बात होगी। क्रम चेंज कर दो, कोई अंतर नहीं आता है। ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, और ए का गुणा बी से करो या बी का गुणा ऐसे करो। ये होता है क्रम विनिमयता। एक और गुण होता है, इसको बोलते हैं साहचर्यता, इस सेकंड नंबर का। और साहचर्यता में क्या होता है, 3 अवयव है, कोई भी 3 अक्षर है मान लो, या गिनती के कोई से भी 3 अंक ले लो आप, है ना। 10 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी ले लो, 35 ले लो। अब उन तीनों में क्या होता है संबंध, कि आपको ए का गुणा करना है और किससे करना है, बी गुणा सी से इस ए का गुणा करना है। मतलब पहले बी गुणा सी सोल्व होगा, उसके बाद ए से गुणा करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा ही करो आप चाहो तो पहले ए का गुणा बी से कर लो और बाद में सी से गुणा भी कर सकते हो। सेम वही क्रम विनिमयता जैसा ही है, बस इसमें 2 ही अवयव लेते हैं कोई से भी, और इसमें 3 अवयव आते हैं। मतलब ये हुआ कि ए का गुणा करना है हमें किससे, बी गुणा सी से। पहले बी गुणा सी मैंने बता रखा है, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो अगर इसको सोल्व करने जाएंगे हम तो पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब बी गुणा सी पहले सोल्व होगा, उसके बाद ऐसे गुणा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन साहचर्यता का नियम लगा तो आप कह दो कि हम जरूरी नहीं है हम इनका गुणा पहले करेंगे, हम ए का गुणा बी से पहले कर सकते हैं और बाद में सी का गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे साहचर्यता का नियम होता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे मान लो ए ले लिया मैंने, जैसे कि ए ले लिया मैंने 4/3, ठीक है, गुणा ये ले लिया मैंने 5/3, और गुणा में यहाँ पे जैसे मान लो 6। आपसे कोई कह दे कि इसको सोल्व करो, ये क्वेश्चन है, साहचर्यता की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब कोई कह दे आपसे कि इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करना ऐसे कैसे सोल्व करोगे तो कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, 4/3 गुणा, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 6 30 6/1 हो जाएगा, 6 5 30/3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। फिर इन दोनों का भी गुणा करोगे तो 3 चौके 12 120 और 3 3 9, ये आंसर आएगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाली इतनी 2 स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहो तो इसको पहले साहचर्यता वाले नियम से कैसे लिख दोगे कि हम इन दोनों का गुणा पहले नहीं करेंगे, हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, किसका, 4/3 गुणा 5/3 का, और फिर गुणा कर देंगे बाद में 6 से। अब देखो ये बटे वाली है ना, तो जल्दी सोल्व, अभी तो गुणा ही है। अगर मान लो ये मैं जोड़ने वाला नियम सोल्व करना होता तो जोड़ने में तो फिर इन दोनों को जोड़ते, यहाँ अलग से एलसीएम आता, फिर इन दोनों को जोड़ते, फिर अलग से एलसीएम आता। इस वजह से बता रहा हूँ मैं कि ये ज़्यादा आसान हो जाएगा उससे। और आसान क्या हो गया, 5 चौके 20 3 3 9 और इंटू 6 और करना है बस, और 20 सिंह 120/9 आ गया। देखो ये जल्दी सोल्व हो गया, ज़्यादा बड़े पहाड़े नहीं बोलने पड़े हमें। इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। ये तो मैंने एक ईजी सा एग्जाम्पल लिया है। बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर ये नियम लगाना जरूरी होता है, वरना आपको सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो साहचर्यता वाला नियम समझ में आ गया होगा। 3 अवयव लेने हैं, ए का गुणा बी गुणा सी से करना है, तो आप चाहो तो पहले ए और बी का गुणा कर लो, फिर सी से बाद में गुणा कर दो, है ना। और देखो यही ऐसा दिख रहा है इसमें,
हमसे बस सिर्फ इतना ही पूछा है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो देखो ये तो हो गया ए, और ये बी गुणा सी। देखो मैं एक बार बताता हूँ, 1/3 ये क्वेश्चन भी दिखता रहेगा हमें, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 है ना। अगर इसको कैसा लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया, 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3, ठीक है ना। अब देखो सेम वैसा ही चेंज हो रहा है, जैसे मैं इसको ए बोल दूं, ये देखो इसको अगर मैं ए बोल दूं तो गुणा, इसको बोल दूं बी, 6 को बी बोल दिया मैंने गुणा, और इसको बोल दूं सी, तो बराबर हो गया किसके, ये देखो वापस ए गुणा, ये इसको बी बोला था मैंने, और गुणा सी के। तो ये तो हमने इधर लिखा था, देखो ये लिखा था, और ये नियम कौन सा होता है, साचा रहता। तो इस बस उसने यूं ही बोला है कि सिर्फ इसका नियम बताओ, आपको गुणा उणा कुछ नहीं करना, ये बताना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कौन सा गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म, तो सीधा सा हम यहाँ लिख देंगे, इसमें साचार्यता वाला नियम लागू हो रहा है, बस इतना सा लिखना है, साचार्यता। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा ये समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 8/9 है, और है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, मैंने उस दिन पहली क्लास में प्रतिलोम वगैरह समझाए थे, तब भी मैंने बोला था कि प्रतिलोम उसको बोलते हैं जिसका उस संख्या से गुणा करने पर 1 आ जाए, है ना। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। मैंने उस दिन बताया था तत्समक 2 होते हैं, तत्समक 2, गुणा का तत्समक तो होता है 1, और प्लस का तत्समक होता है 0। तो प्रतिलोम से किसी संख्या का उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो 1 आता है, और प्रतिलोम जोड़ते हैं तो 0 आता है। तो देखो -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, ये चेक करना है हमें। तो हम इसको गुणा करके देख लेंगे, अगर 1 आ जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम है, और नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो इसको और सोल्व कर लो थोड़ा सा। ये देखो 8 एकम 8 और 1 9, ये माइनस के 9/8 हो गया, और इंटू ये गुणा करने की तो काई है उसने, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना, -1। हमें कितना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, 1 प्लस का 1, यहाँ का आ रहा है माइनस का 1। तो हम बोल देंगे कि गुणात्मक तत्समक प्राप्त नहीं हुआ, गुणात्मक तत्समक प्राप्त नहीं हुआ हमें ना, तत्समक प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से प्रतिलोम नहीं है। उसने यही पूछा था कि प्रतिलोम है या नहीं है, तो प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक प्राप्त होना चाहिए था, 1 प्राप्त होना चाहिए था अपन को, और जोड़ने पर 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर वो कहते कि भाई योज्य प्रतिलोम है एक नहीं, तो जोड़ने पर 1 प्राप्त होना चाहिए, तभी बोलेंगे हम। अगला देखो 9th क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही है, 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं। तो 3 से 1/3 को गुणा कर लेंगे किससे, 0.3 से। अगर 1 आ जाएगा प्लस का 1, तो हम बोल देंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखो 3 3 9 और 1 10 हो गया, 10/3, और इसकी भी पॉइंट हटा दो। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 0 बटे में आ जाएगी, बता रखा है मैंने। अगर ये 35 होता तो 2 अंक छोड़ के लगा हुआ था तो बटे में 100 आता, लेकिन अभी 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है इकाई की तरफ से, तो 1 0 अपॉन में आ जाएगी। देखो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 1 आ गया, प्लस का ही है, तो हम बोल देंगे कि 3 से ही 1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम ये है 0.3 है। हमसे है या नहीं पूछा है, तो वो बता दिया हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ये तो देखो ऐसा ही है, इसमें सिर्फ इतना बताना है कि लिखना है हमें ना, जो जो इन्होंने पूछा है ना वो लिखना है। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखो अच्छे से, ये लो। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ऐसी परिमेय संख्या जो है 0 है। उल्टा, जिसका उल्टा कुछ भी नहीं होता है ना, तो 0 ऐसी संख्या है जिसका उल्टा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि देखो 0, अब इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कैसे करोगे, 0/1 हो गया। अब इसका व्युत्क्रम कर दो,
ये व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 1 में 0 का भाग कितनी बार जाएगा ये हमें पता ही नहीं है, ये आज तक अनिर्धार्य है। ये अनिर्धार्य है, अनिर्धार्य का मतलब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि 1 में 0 का भाग कितनी बार जाता है, और 1 में ही नहीं, हर संख्याओं में, किसी भी संख्या में 2 में 0 का भाग कितनी बार जाता है, यहाँ कितना लिखूं, ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, अनिर्धार्य बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही 0 में 0 का भाग कितनी बार जाएगा ये भी हमें पता नहीं है अभी तक कि 0 में 0 का भाग कितनी बार, ऐसा नहीं है यहाँ 0 आता है, बिल्कुल गलत, कोई 0 में 0 का भाग 0 बार नहीं दे सकता है, ये भी अनिर्धार्य है। एक बटे कोई सी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ रहा है अपोन में, तभी तो अपन ने परिमेय संख्याओं की परिभाषा में P/Q रूप की सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं हम, कि Q हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 हो जाएगा तो वो अनिर्धार्य रूप बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो 11 के बटे में 0 हो गया तो ये अनिर्धार्य रूप है, ये ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आना चाहिए, 0 का भाग नहीं देते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ये व्युत्क्रम है ही नहीं, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा लिखना है 0 पहले का, है ना। दूसरा देखो, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, ऐसी परिमेय संख्या जो खुद के ही समान है, खुद के, तो जैसे एक देखो, 1 और -1, ये 1 और -1 ऐसा है जो खुद के व्युत्क्रम के समान होता है। देखो 1 का उल्टा करो तो 1/1 हो गया, और उल्टा करोगे जब भी क्या आएगा 1/1 आएगा, तो ये और ये सेम ही तो है। ऐसे इसका भी उल्टा करो तो -1 का उल्टा क्या होएगा, यही -1/1 ही होएगा। देखो इसका, और इसको पलट दोगे तो नीचे भी एक ऊपर भी तो एक ही है ना, तो पलटोगे जब भी यही आएगा वो, तो इस वजह से 1 और -1 ये दो संख्याएं ऐसी है जो अपने व्युत्क्रम के बराबर ही होती है। आगे देखो, इनके अलावा नहीं होता कुछ भी और। आगे देखो, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है वो कौन है, वो 1 है। 1 अपने ऋणात्मक के समान होती है, देखो, नहीं सॉरी, इसमें 0 आएगा, 0 जो है अपने ऋणात्मक -0 के बराबर होती है, चाहे +0 बोल दो चाहे -0 बोल दो, है ना, ये दोनों चीज़ें बराबर होती है, एक नहीं होता है। एक में +1 अलग चीज़ है और -1, कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि प्लस का 1 और माइनस का 1 बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ कह सकते हो आप कि 0 जो है वो -0 के बराबर होता है, 0 के, तभी तो ऐसा लिखते हैं ना अपन। देखो मैं समझाता हूँ ये चीज़, आपसे कोई कहते कि 2 में 0 जोड़ो और 2 में से 0 घटाओ, लेकिन आंसर में 2 ही आता है दोनों तरफ। 2 में 0 जोड़ा, जब भी 0 मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा आपने, वही आ गया, और 2 में से 0 घटाया मतलब कुछ भी नहीं घटाया तो 2 ही बचा, तो देखो बराबर आ गया ना। तो प्लस का 0 और माइनस का 0 क्या होता है, बराबर होता है। तो उसने बोला ना कि अपने ऋणात्मक के समान होता है, तो 0 आएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन है, इजी है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, अभी बताया मैंने। 0, ये देखो 0 का व्युत्क्रम कुछ भी नहीं, अनिर्धार्य होता है, अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो इसके अंदर चाहो तो नहीं लिख दो या अनिर्धार्य लिख दो, दोनों ही बात सही है। संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, ये यही वाला क्वेश्चन हो गया। कौन कौन से, 1 और -1, ऊपर यही वाला अपने व्युत्क्रम के समान होती है, कौन कौन सी, 1 और -1, तो यहाँ 1 -1 आ जाएगा। -5 का व्युत्क्रम है, कोई दिक्कत नहीं। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -5 ये संख्या है, इसका उल्टा करना है तो /1 लगा देंगे और उल्टा कर दो, 1/-5 हो जाएगा। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/-5। ये देखो 1/x, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है 0 के बराबर नहीं है, का व्युत्क्रम है, उल्टा करना है। 1/x का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, x/1 आ जाएगा, और x/1 लिखते नहीं तो क्या लिख दोगे, सिर्फ x। ये देखो दोबारा बताता हूँ मैं, 1/x का उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम कर दो, x ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और x में एक का भाग कितनी बार जाएगा, x बार ही जाएगा। तो 1/x का व्युत्क्रम कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है भाई। दो परिमेय संख्याओं का गुणा करोगे तो हमेशा परिमेय आएगा। किससे, 1/2 का गुणा करके देख लो, किससे, 1/3 से। कितना है, 1/6, और 1/6 खुद क्या है, परिमेय संख्या P/Q रूप में लिखी हुई है, तो ये भी क्या है, परिमेय आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है, परिमेय आता है। उसके बाद देखो, किसी धनात्मक संख्या
किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होगा। भाई चिन्ह तो बदला ही नहीं ना, व्युत्क्रम में चिन्ह थोड़ी बदलता है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक ही होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखो प्रश्नावली ये अपनी 1.1 खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रश्नावली 1.2 की। वो भी इजी है, सो इसे मैं इसी वीडियो में उसको बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। देखो प्रश्नावली 1.2 की बात भी कर लेते हैं हम। ये प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से पहला सवाल देखते हैं इसका। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। एक बार मैं आप लोगों को संख्या रेखा अच्छे से एक बार इस पेज में बता देता हूँ। देखो है ना, संख्या रेखा क्या होती है, इस तरीके से होती है संख्या रेखा। ये इस संख्या रेखा पर इधर होती है माइनस की संख्या, माइनस अनंत तक जाती है, और इधर होती है प्लस अनंत तक जाने वाली प्लस की संख्या, और बीच में क्या होता है, सेंटर में जीरो होता है। इसको बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है। संख्याएं कैसे चलती है, माइनस की संख्या इधर बढ़ाओगे आप -1, फिर इधर -2, फिर इधर -3, ये -4, ये चलते चलते माइनस के अनंत तक जाएगी। और ऐसे ही इधर चलेगी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, और इस तरीके से इधर भी अनंत तक जाती है। इसी को संख्या रेखा बोलते हैं। ये लाइन है बिल्कुल, है ना, ये होगी आपके संख्या रेखा, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। अब कोई कहते हैं कि सर इसमें बटे वाली संख्याएं कहाँ रखी है आपने, बटे वाली संख्या तो है नहीं। जैसे मैं बोलूँ 1/2 कहाँ आएगी, तो 1/2 क्या होता है, 0.5, तो 0.5 आएगा 0 और 1 के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा। 0.5 मतलब 0 से तो ज़्यादा और 1 से कम, उसके बीच में आ जाएगी। तो ये बटे वाली संख्याओं को कैसे इस पर रखते हैं वो भी अभी बताऊँगा मैं, ठीक है। जैसे कि मुझे 7/4 को निरूपित करना है। अगला सवाल देखो आप, क्या सवाल है कि संख्या रेखा पर जो है निरूपित करना है किसको, 7/4 को। तो 7/4 को कैसे निरूपित करेंगे, देखो इधर मैंने वही इस तरीके से ये संख्या रेखा बना ली। किसको, क्वेश्चन नंबर अब आ चुका है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्या है 7/4, इसको निरूपित करना है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर निरूपण संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करोगे इसका, है ना। तो जैसे 7/4 को निरूपित करना है, मैं वही 0 से प्लस की संख्या है, तो माइनस वाले को मत लिखो, 0 से स्टार्ट कर दो, 0, फिर 1, ये 2, 3, ये 4, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आगे तक आ जाएगी। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि 7/4 किस जगह आएगा, है ना। तो सबके बटे में 4 लगा दो पहले, तो ये सबके 7/4 को निरूपित करने ना, इस वजह से सबके बटे में 4 लगा दो। इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व भी करना पड़ेगा। 0/4 कितना होता है, 0 होता है, तो इसको ऐसे बना के यहाँ 0 लिख देंगे कि ये 0 है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, देखो 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, एक बार गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। 0 और 1, और इसके बाद 2 बताओ, 2 किस जगह आएगा, 4 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 2 बार आता है, तो ये वो वाला 2 है। जो ये 0, 1 और 2, तो ये वाला 2 है, वो ये 2, तो 1 और 2 के बीच में आया, क्या आया, 7/4। बस इसको इस तरीके से अलग कलर से बता देता हूँ मैं, बस ऐसे ही आपको बॉक्स बना देना है यहाँ पे कि ये निरूपण हो गया हमारा। आगे समझ में। अब ये बहुत लगाओ सर ये क्या 2 बार गिनती लिख दी आपने, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखना क्यों, क्योंकि 7/4 जो है 7 में 4 का भाग लगा के देख लो आप, 7 में 4 का भाग ये यहाँ पे, 7 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 3 बच गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 30, 7 चौक 28, 1.4 है ये। 1.4 का मतलब क्या हुआ, 1.4 का मतलब होगा कि ये जो है 1 से तो ज़्यादा है, 1 पॉइंट है ना, 1 से ज़्यादा और 2 से कम है, तो 1 से तो ज़्यादा है और 2 से कम है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आपको मतलब ये हुआ, इतना सा हुआ बस से कि आपने क्या किया है, यहाँ तो सिंपल डायरेक्ट वो पूर्णांक ले रखे हैं 0, 1, 2, 3, लेकिन ये तो बटे वाली संख्या है ना, तो बटे वाली संख्या बीच में आपने क्या किया, एक तरह से मान लो
आपने ये 1 और 2 के बीच में जूम करके देखा है, और जूम कितना किया है, ये वाला, ये 1 और 2 के बीच में /4 तक जूम किया है आपने, तो उससे पता लग गया कि 5/4, 6/4, 7/4 इस जगह आएगा। कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। आगे समझ में। एक सवाल और बता देता हूँ मैं, कौन सा, वो माइनस के ये सेकंड वाला, ये देखो ये दिख रहा होगा, कौन सा वाला, माइनस के 5/6 वाला। इसको भी मैं यही बता देता हूँ, देखो कैसे करना है। संख्या रेखा पे वही निरूपित करना है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, माइनस के 5/6 वाला, यही था। हाँ यही है। देखो अब इसको कैसे निरूपित करेंगे, वही /6 लगा देंगे सबके। तो देखो ये माइनस का 5 है, लेकिन तो आपको जीरो के इधर चलना है। देखो मैं बता देता हूँ, ये जीरो इधर लोगे। अब भाई प्लस से काम नहीं है ना, हमें प्लस की संख्या है ही नहीं हमारे पास, माइनस की है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, -8, इस तरीके से लिख दो आगे तक। अब देखो सबके बटे में वही 6 लगा देंगे, ये /6, इसके /6, सबके /6 लगा दो। अब इसको सोल्व कर लो। जीरो तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो को तो आगे बढ़ा देंगे कि ये तो जीरो ही है हमारा, ठीक है। अब एक का आएगा, अभी एक का पता नहीं, एक कब आएगा, जब 6 में 6 का भाग दे लोगे आप एक बार। तो 6 में 6 का भाग ये दे रखा आपने, देखो इस जगह दे रखा है ना, तो इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा के और यहाँ लिख दोगे -1। तो ये जो हमारा था ना, जीरो के बाद जस्ट हमने -1 लिख दिया। तो इन दोनों के बीच में जूम किया हमने, और जूम करने से ये इतनी सारी संख्याएं और पता लग गई हमें। तो उसमें क्या लिखना है हमें, माइनस के 5/6 ये रहा। बस इसको इस तरीके से बॉक्स में लिख के ये बता देना कि 0 और -1 के बीच में आएगा ये, बस इतना सा बताना है आपको। भाई हर को जितना बराबर कर दो, 6 बटे में ही, देखो यहाँ 4 बटे में था, तो मैंने 1 कहाँ लिखा था, 4/4 क्या। फिर ऊपर अब 2 बार, 2 कब आएगा, जब 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 में 4 का भाग 2 बार जाता है। तो ऐसे ही नीचे 6 है तो ऊपर 6 आएगा, जब भी तो 1 आएगा ना, क्योंकि 6 कम 6 एक बार भाग दे लेंगे। अब बताओ 2 कहाँ आएगा, तो 2 आएगा 12 पे, 8, फिर यहाँ 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और जब 12 आ जाएगा, माइनस के 12/6 आ जाएगा, तो देखो 2 बार भाग चला गया 2। तो वो वाला जो 2 है ना, ये -2, ये वाला, ये -2 इस जगह आएगा, यहाँ पे आएगा ये, और उसके बीच की संख्या ही आ जाएगी। अगर हमसे -7/6 पूछा होता तो हम कहते थे 1 और 2 के बीच में आएगी, ये इस जगह आएगी -7/6। तो ये संख्या रेखा मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ऐसे ही करना है संख्या रेखा के सवालों को। और देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, आपका होमवर्क है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है, -2/11, -5/11, -9/11 को आपको संख्या रेखा पे निरूपित करके बताना है। ओके, और ऐसी 5 में संख्याएं लिखी है जो 2 से छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखो चलो ये बड़ी छोटी का काम जो है अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। ओके, तो ये होमवर्क मुझे चेक करा देना आप लोग सब।